नमस्कार सभी विद्वान साथियों को। विश्व भूगोल की क्लास में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा यूरोप महाद्वीप। एक ऐसा महाद्वीप जिसके बारे में लगभग हर विद्यार्थी जानते हैं कि है छोटा सा है लेकिन बड़े कमाल का है। यूरोप महाद्वीप की अगर हम बात करें स्थिति की, तो ये जो यूरोप महाद्वीप है ये इस प्रकार से आपके स्थित है। अगर हम इसकी अक्षांशीय स्थिति की बात करते हैं तो यूरोप महाद्वीप अक्षांश की दृष्टि से पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में है। लगभग 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है और 71 के आसपास तक जाता है, यानी कि पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में है। लेकिन जब हम देशांतर की बात करते हैं तो आपको पता होगा कि 0 डिग्री देशांतर रेखा इस इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर गुजरती है। 0 डिग्री देशांतर रेखा अर्थात इसका थोड़ा सा पार्ट तो पश्चिमी गोलार्ध में है और अधिकतर पार्ट जो है वो पूर्वी गोलार्ध में है। तो आपको दो चीजें याद रखनी है कि अक्षांशीय दृष्टि से पूरी तरीके से उत्तरी गोलार्ध में और देशांतरीय दृष्टि से थोड़ा सा पार्ट इसका 24 डिग्री पश्चिमी देशांतर तक और अधिकतर पार्ट जो है इसका पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। चारों ओर की स्थिति की बात करें तो यूरोप महाद्वीप की अगर आप पश्चिम में जाओगे तो पश्चिम में जो महासागर आपको मिलेगा वो अटलांटिक महासागर है, जिसे आप आंध्र महासागर भी कह सकते हैं। यदि आप इसके दक्षिण में आओगे तो अफ्रीका से इसको अलग करता है आपका मेडिटेरियन सी, जिसे आप भूमध्य सागर कहते हैं। और यदि आप इसके उत्तर में जाओगे तो बर्फीला सागर आप सबको मिलेगा, जिसको आप आर्कटिक सागर के रूप में जानते हैं। पश्चिम में अटलांटिक महासागर, दक्षिण में भूमध्य सागर, उत्तर में आर्कटिक सागर। लेकिन इसके पूर्व में ऐसा कोई सागर नहीं है। पूर्व में इसके कोई सागर नहीं है, अर्थात पूर्व में ये किस महाद्वीप से जुड़ा हुआ है। कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो पूर्व में ये एशिया महाद्वीप से जुड़ा हुआ है, अलग नहीं है। अब तीन ओर पानी है, चारों ओर तो पानी इसके है नहीं। और तीनों ओर पानी से घिरे हुए पार्ट को आप सब जानते हैं कि हम एक नाम से जानते हैं, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। यूरोप महाद्वीप के पश्चिम में जल, उत्तर में जल है और दक्षिण में जल है, लेकिन इधर की साइड ये स्थल भाग से जुड़ा होने के कारण ये पूरी तरीके से महाद्वीप की परिभाषा में नहीं आता है। तो कुछ विद्वानों का कहना है कि यूरोप और एशिया दो अलग महाद्वीप ना होकर दोनों एक ही महाद्वीप हैं। और दोनों महाद्वीपों को जब हम एक मानेंगे तब इनका नाम क्या रखेंगे, तो इसे यूरेशियन प्रायद्वीप, यूरेशिया का महाद्वीप कहते हैं। आपने प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत में भी पढ़ा होगा कि इसे एक ही प्लेट माना गया, दो प्लेट नहीं माना गया, यूरेशियन प्लेट के नाम से इसे जाना जाता है। और इस महाद्वीप को जब हम दोनों को मिला देंगे तो यूरेशिया के नाम से कहते हैं। अब यूरेशिया का ये जो पार्ट है यूरोप वाला, ये तीनों ओर पानी से घिरा हुआ है, तो यूरोप महाद्वीप को यूरेशिया का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। यूरोप महाद्वीप को यूरेशिया का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। अब इसके अलावा इस यूरोप महाद्वीप में आप जिधर भी जाओगे प्रायद्वीप आपको मिलेंगे। इधर आओ तो ये पार्ट तीनों ओर पानी से घिरा हुआ है, आइबेरियन प्रायद्वीप। इधर आओ तो ये इटली का प्रायद्वीप हो गया। इधर आओ तो ये आपके बाल्कन प्रायद्वीप हो गया। ऊपर जाओ तो ये आपके स्कैंडिनेविया का प्रायद्वीप हो गया। चारों ओर प्रायद्वीप ही प्रायद्वीप बनने के कारण इसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है। प्रश्न आएगा आपके सामने कि किस महाद्वीप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप भी कहा जाता है, तो आपको यूरोप याद रखना है, क्योंकि चारों ओर इसके प्रायद्वीप निकले हुए हैं। चारों ओर स्थित सागर और महासागरों में हमने बताया कि इधर की साइड आप गए तो अटलांटिक, लेकिन अटलांटिक में भी फिर आपको याद रखना है ये वाला पार्ट जो है अटलांटिक महासागर का, ये वाला पार्ट, इसे हम उत्तरी सागर कहते हैं। तो यहाँ ये उत्तरी सागर है और उत्तरी सागर से थोड़ा सा आगे घुसकर यहाँ आ जाओगे आप तो ये बाल्टिक सागर है उत्तर की साइड में। बाल्टिक सागर के ऊपर भी आप जाओगे तो यहाँ आपके एक छोटा सा सागर और मिलेगा, जिसे श्वेत सागर के रूप में जानते हैं। इधर आओगे तो दुनिया में खारे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम आपने कई बार पढ़ा होगा, कैस्पियन सागर। थोड़ा सा नीचे आओगे तो काला सागर है। ये आपके भूमध्य सागर तो है। भूमध्य सागर में इटली के पास में ये वाला पार्ट जो है एड्रियाटिक सागर के रूप में जाना जाता है। ये वाला जो सागर है इसे आइबेरियन
आयरलैंड के बगल में तो आइबेरियन प्रायद्वीप, ये फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में इंग्लिश चैनल का भी आपको जिक्र करना है। कहने का मतलब इसके चारों ओर प्रायद्वीप और प्रायद्वीपों के बीच में अटलांटिक महासागर के बहुत सारे पार्ट सागर के रूप में स्थित हैं, जिन्हें हम सीमांत सागर कहते हैं। तो यूरोप के चारों ओर स्थित सीमांत सागरों में उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, स्वेज सागर, बोथनिया की खाड़ी, कैस्पियन सागर, काला सागर, अजव सागर, यहीं पे आप जाओगे तो भूमध्य सागर, एड्रियाटिक सागर, आइबेरियन सागर, ये सारे के सारे इंग्लिश चैनल आपको मिलेंगे। अब आपको पता है कि इस भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ने वाली जल संधि स्पेन और मोरक्को के बीच में यहाँ स्थित है, और उसका नाम हमने कई बार पढ़ा हुआ है। उसे आप क्या कहते हैं? तो जिब्राल्टर जल संधि। तो जिब्राल्टर जल संधि को भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है, भूमध्य सागर की चाबी या की कहा जाता है। और ये जिब्राल्टर जल संधि भूमध्य सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। इसी प्रकार यहाँ आप आगे तो ये मैंने कहा था उत्तरी सागर आपसे, और उत्तरी सागर के इधर तो अटलांटिक महासागर है, यहाँ भी एक जल संधि बनेगी जिसे डोवर जल संधि कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आती है एग्जाम में कि डोवर जल संधि किनको आपस में जोड़ती है? तो उत्तरी सागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है और इंग्लैंड को फ्रांस से अलग करती है। यहीं पे आपके इंग्लिश चैनल भी स्थित है। अब ये आपका उत्तरी सागर और ये आपका बाल्टिक सागर, यहाँ से आर पार जाने के लिए हमने जैसे यहाँ पे स्वेज नहर का निर्माण किया था, जैसे आपने पनामा नहर बनाई थी, उसी प्रकार जर्मनी ने यहाँ काटकर एक नहर बना दी और नहर का नाम क्या रख दिया? कील नहर रख दिया। प्रश्न आएगा आपके कि कील नहर किनको आपस में जोड़ने का काम करती है? तो उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को आपस में जोड़ने का काम करती है। महाद्वीप का क्षेत्रफल कम है, तो ये दुनिया का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है क्षेत्रफल की दृष्टि से, अर्थात क्षेत्रफल में इसका स्थान अगर आपसे पूछा जाए तो क्षेत्रफल में ये 6ठे नंबर पे है। लेकिन एक विकसित महाद्वीप में टेक्नोलॉजी की दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से ज्यादा विकास हुआ है, आधुनिकीकरण भी इसका हुआ, औद्योगिकरण भी इसी का हुआ। तो कहने का मतलब एक घना बसा हुआ महाद्वीप है। इस कारण जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में इसका तीसरा स्थान है। दोनों याद रखने हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका नंबर 6ठा है, यानी कि दूसरा छोटा आप इसे कह सकते हैं, लेकिन जनसंख्या में ये एशिया और अफ्रीका के बाद तीसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला महाद्वीप हो जाता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। इतना याद करने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से और क्षेत्रफल की दृष्टि से मैंने आपको स्थान बताया है। इसका स्थिति की बात करें तो 35 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 71 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक मुख्यतः ये जाता है। देशांतर में अधिकतर भाग इसका पूर्वी गोलार्ध में है, लेकिन कुछ पार्ट इसका पश्चिमी गोलार्ध में भी मिलेगा आपको। चारों ओर की स्थिति की बात करें तो उत्तर में आर्कटिक सागर था, पश्चिम में जाओगे तो अटलांटिक महासागर पड़ेगा, और दक्षिण में आओगे इसके तो भूमध्य सागर स्थित है। अब इस यूरोप महाद्वीप से संबंधित कुछ ऐसे प्रश्न जो कि वन लाइनर हैं और कई बार आपसे पूछ लिए जाते हैं, इन्हीं में मैंने आपको एक अभी बताया है कि जिब्राल्टर जल संधि का नाम आपने सुना होगा, आप सब जानते हैं कि ये रही आपकी जिब्राल्टर जल संधि। इसे हम अफ्रीका महाद्वीप में भी पढ़ चुके हैं, तो यहाँ ज्यादा इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। प्रश्न क्या आएगा कि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को कौन जोड़ती है? तो जिब्राल्टर जल संधि जोड़ती है। भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं? तो जिब्राल्टर जल संधि को कहते हैं। किन दो देशों को अलग करती है? तो ऊपर इसके आओगे तो ये वाला देश जो है ना, ये तो स्पेन है यूरोप महाद्वीप का, और नीचे यहाँ आओगे तो अफ्रीका महाद्वीप का देश जहाँ से इबन बतूता आपके यहाँ आया था, मोरक्को, इनको आपस में अलग करने का काम करती है। जिब्राल्टर जल संधि अगर आपके क्लियर है तो दूसरी है डोवर जल संधि, जो मैंने अभी आपको बताई थी कि भैया ये आपका उत्तरी सागर है और ये आपका अटलांटिक महासागर है, ये इंग्लैंड और ये फ्रांस, इन दोनों के बीच में यहाँ जो जल संधि है उसी का नाम है डोवर जल संधि। आपसे पूछेगा कि डोवर जल संधि किनको आपस में जोड़ती है? तो उत्तरी सागर और अटलांटिक महासागर को आपस में जोड़ने का काम करती है। किनको अलग करती है? तो इंग्लैंड और फ्रांस को अलग करने का काम करती है। इसी के बगल में यहीं पे आपके इंग्लिश चैनल आपको मिलेगा। दोनों चीजें ये याद होनी चाहिए आपकी। कील नहर बताया मैंने आपको कि ये आपका बाल्टिक सागर है और ये आपका उत्तरी सागर है। इन दोनों को जोड़ने के लिए जर्मनी ने स्थल को काटकर एक नहर बना दी, जैसे स्वेज नहर और पनामा नहर आपने पढ़ी थी। स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है,
पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। फिर आपसे पूछेगा कि कील नहर किनको आपस में जोड़ने का काम करती है, तो कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। पहला क्वेश्चन, कील नहर उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ती है। और कील नहर जैसे कि पनामा नहर पर पनामा का अधिकार है, स्वेज नहर पर मिस्र का अधिकार है, उसी प्रकार कील नहर पर अधिकार वाला देश पूछा जाए कि कौन सा है, तो इस पर वर्तमान में अधिकार बेटा जर्मनी का है। तो यहाँ तक कि ये सारे क्वेश्चन जिब्राल्टर जल संधि, डोवर जल संधि, कील नहर, इंग्लिश चैनल, ये इंग्लैंड और फ्रांस के बीच स्थित है। ये सारे क्वेश्चंस आपको इस लेसन के पढ़ने के बाद आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा था आपसे कि यूरोप और एशिया के बीच में कोई स्पष्ट जल विभाजक रेखा तो है नहीं, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो फिर इनको अलग करने वाली कोई तो सीमा होगी। तो इनको अलग करने वाली सीमा की अगर हम बात करें तो इनको कौन अलग करता है, तो आपको याद रखना है कि इन दोनों को अलग करने वाली जो सीमा आपकी बनेगी, उस सीमा का अगर आपसे कभी जिक्र हो तो इधर आप आते हो। यदि हम सबसे ऊपर यहां जाते हैं तो यहां एक पर्वत पड़ता है, यहां से शुरू करते हैं यूरोप और एशिया के बीच की सीमा को। तो यहां एक यूरोप महाद्वीप का सबसे लंबा पर्वत होगा पहले तो, और इस पर्वत का नाम क्या है कभी आपसे पूछा जाए तो यूरोप महाद्वीप में सबसे लंबा जो पर्वत है, इस पर्वत का नाम है यूराल पर्वत। तो पहले तो यूरोप और एशिया के बीच सीमा बनाएंगे यूराल पर्वत, और यूराल पर्वत से फिर एक नदी निकालनी है आपको, और यूराल पर्वत से नदी निकलकर इस तरीके से इस सागर में आके गिर गई। इस नदी का नाम क्या है कभी पूछा जाए तो नदी का नाम भी यही है, आपको यही याद करना है, इसका नाम है यूराल नदी, यूराल नदी। और फिर इसके बाद अगर हम थोड़ा सा नीचे गए तो विश्व में खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो आप एशिया महाद्वीप में पूरी तरीके से पढ़ चुके हो, कैस्पियन सागर, कैस्पियन सागर। और फिर यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत आपको बना देना है। इनके बीच में यहां एक पर्वत है जिसका नाम है आपके काकेसस पर्वत, काकेसस पर्वत। और फिर थोड़ा सा नीचे आओगे तो ये जो सागर आपके है, इस सागर का नाम है काला सागर। कारा नहीं है बेटा, कारा सागर ऊपर है, ध्यान रखना, आर्कटिक महासागर की काला काला सागर है। तो ये आपके एशिया और यूरोप के बीच सीमा वाली बात हो गई। कौन कौन बना रहे हैं, सबसे पहले यूराल पर्वत, उसके बाद यूराल नदी, यूराल नदी आकर गिरी कैस्पियन सागर में, फिर कैस्पियन सागर ने सीमा बनाई। कैस्पियन सागर और काला सागर के बीच में एक पर्वत है जिसका नाम है काकेसस पर्वत, और उसके बाद काला सागर है। ये मिलकर आपके यूरोप और एशिया के मध्य सीमा निर्धारण का काम करते हैं। अब चूंकि स्पष्ट जल विभाजक रेखा है नहीं, तो बहुत सारे भूगोलवेत्ता कहते हैं कि ये दोनों महाद्वीप जो हैं इन्हें हम तो एक ही मानेंगे, और एक मानेंगे तो नाम क्या हो जाएगा, यूरेशिया महाद्वीप हो जाएगा। दोनों को जोड़ दिया और इसे यूरेशियन प्लेट के नाम से भी जानते हैं, और यूरोप को यूरेशिया का प्रायद्वीप भी कहते हैं। यहाँ तक की बातें मेरे हिसाब से सब बच्चों के क्लियर होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैंने कहा कि यूरोप जो है ऐसे प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहते हैं क्योंकि बहुत सारे प्रायद्वीप आपको इसमें मिलेंगे। तो इसी प्रकार के एक प्रायद्वीप की बात आपसे की गई है कि अगर मैं इधर की साइड आता हूँ तो ये वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है तीन और पानी से घिरा हुआ है। इधर आओगे भूमध्य सागर है, इधर आओगे अटलांटिक महासागर है, और ये आपके ऊपर की ओर बे ऑफ बंगाल की खाड़ी की जैसी एक छोटी सी खाड़ी है जिसे आप बेसिया की खाड़ी भी कहते हैं। इन तीनों से घिरा हुआ ये पार्ट जो है आपके, इसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे कहा जाता है आइबेरियन प्रायद्वीप। पहला क्वेश्चन तो ये है कि आइबेरियन प्रायद्वीप कहाँ है, तो आपको याद रखना है कि यूरोप महाद्वीप में है। फिर अगला क्वेश्चन होगा कि आइबेरियन प्रायद्वीप पर कौन कौन से देश हैं। तो आइबेरियन प्रायद्वीप पर जो देश हैं उनमें से ये बड़ा सा देश जो आपको दिख रहा है, इसका नाम तो आपने सुन ही रखा होगा, स्पेन है। और वास्को डी गामा को आप जानते होंगे, वो एक छोटे से देश से आया था। ये देश आपके इधर की साइड का ये जो देश है, और इसका नाम क्या है, तो पुर्तगाल है। तो दूसरा क्वेश्चन हो गया कि आइबेरियन प्रायद्वीप किन किन देशों में फैला हुआ है, तो पुर्तगाल और स्पेन में फैला हुआ है। अब ये जो आइबेरियन प्रायद्वीप है,
इस प्रायद्वीप के बीचों बीच में एक पठार है, उस पठार का नाम आपसे पूछा जाएगा, और पठार का नाम क्या है? तो मेसेटाका पठार है। मेसेटाका पठार जो है कहाँ है? तो आइबेरियन प्रायद्वीप पे है। पहला प्रायद्वीप आपके बिल्कुल क्लियर होगा कि पुर्तगाल जो है आपके पुर्तगाल और स्पेन के प्रायद्वीप को हम सम्मिलित रूप से आइबेरियन प्रायद्वीप कहते हैं, और आइबेरियन प्रायद्वीप के बीच में आपके मेसेटाका पठार है। अब ये जो आइबेरियन प्रायद्वीप या मेसेटाका पठार या पुर्तगाल जो है, इस पुर्तगाल की सीमा इस फ्रांस से बनेगी यहाँ एक पर्वत के द्वारा, और इस पर्वत का नाम कभी पूछा जाए तो पेरिनीज पर्वत, वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आता है कि फ्रांस और स्पेन के मध्य सीमा बनाने वाला पर्वत कौन सा है? तो फ्रांस और स्पेन के बीच जो सीमा निर्धारण करने वाला पर्वत है वो है आपके पेरिनीज पर्वत है। इतने क्वेश्चंस तो आपको यहाँ से इसमें याद करने थे। मेरे हिसाब से आइबेरियन प्रायद्वीप सबके क्लियर होगा कि भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर के तट पे स्थित प्रायद्वीप है, जिसमें स्पेन और पुर्तगाल दो देश स्थित हैं। आइबेरियन प्रायद्वीप के बीच में मेसेटाका पठार है, और आइबेरियन प्रायद्वीप के पूर्वी पार्ट में जाओगे तो फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाला पेरिनीज पर्वत स्थित है। अब हम ऊपर चले गए, और यहाँ आप इधर देखोगे तो ये आपका बाल्टिक सागर, ये आपका उत्तरी सागर, ये आपका अटलांटिक सागर, नॉर्थ सागर जिसे कह सकते हैं आप। तो यहाँ भी एक प्रायद्वीप आपको बनता हुआ नजर आ रहा होगा। देखो ये पूरा आपके इस तरीके से पानी से घिरा हुआ ये पार्ट आपको नजर आ रहा ही होगा शायद। ये तो बहुत कटाफटा चित्र है, ध्यान रखना, पूरा की पूरा कटाफटा है। इस तरीके से ये वाला पार्ट आपको मिलेगा। तो यहाँ भी तीन और पानी है, और इस वाले प्रायद्वीप को किस नाम से जानते हैं? इसे कहते हैं स्कैंडिनेविया का प्रायद्वीप। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आपके एग्जाम में आएगा कि स्कैंडिनेविया का प्रायद्वीप कहाँ है? तो यूरोप के उत्तरी पार्ट में है। अब स्कैंडिनेविया के प्रायद्वीप की मैं भौगोलिक दृष्टि से बात करता हूँ, तो भौगोलिक दृष्टि से स्कैंडिनेविया के प्रायद्वीप में कितने देश शामिल हैं? तो 3 देश शामिल हैं। कौन कौन से 3 देश हैं? अगर उनकी मैं यहाँ आपसे बात करूँ तो बिल्कुल ये येलो कलर का देश आपने नाम सुना होगा, कई बार आप इसे याद भी करते हैं, इसका नाम है नॉर्वे। और ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है इसका नाम भी आपने सुना होगा, इसे स्वीडन के नाम से जानते हैं, स्वीडन। और ये जो देश है इस देश का नाम है फिनलैंड। तो प्रश्न आएगा कि स्कैंडिनेविया के प्रायद्वीप में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड शामिल है भौगोलिक दृष्टि से। लेकिन सांस्कृतिक और भाषा की दृष्टि से अगर मैं बात करूं तो इस स्कैंडिनेविया से मिलती जुलती सभ्यता और भाषा ही इस देश में भी बोली जाती है, हालांकि उस प्रायद्वीप का पार्ट नहीं है। इस देश का नाम है डेनमार्क। डेनमार्क, कोपेनहेगन इसकी राजधानी है। और यहां ऊपर आओगे तो एक और आपको द्वीपीय देश मिलेगा जिसका नाम है आइसलैंड। तो सांस्कृतिक दृष्टि से तो स्कैंडिनेविया के प्रायद्वीप में हम नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड के अलावा डेनमार्क और आइसलैंड को भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन स्कैंडिनेविया के प्रायद्वीप में शामिल देशों की बात करोगे तो 3 ही याद करने हैं। किताबों में कई जगह कंफ्यूज दिया हुआ है, किसी किताब में 3 नाम है, किसी में ये 5 नाम है। अगर आपसे वो बात करता है कि स्कैंडिनेविया के प्रायद्वीप पर स्थित देश हैं तो 3 के ही नाम याद करने हैं। कौन कौन से हैं? तो नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड हैं। ये स्कैंडिनेविया का प्रायद्वीप आपको याद हुआ होगा। अब ये जो स्कैंडिनेविया का प्रायद्वीप है इसमें ये जो देश आपको दिख रहा है इसका नाम आप जानते हैं नॉर्वे, ओस्लो इसकी राजधानी का नाम है। और ये जो नॉर्वे है, इस नॉर्वे का अधिकतर पार्ट जो है ना वो आर्कटिक वृत्त में है, आर्कटिक वृत्त के ऊपर है। और आर्कटिक वृत्त के ऊपर आप जाओगे तो 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होगी, अर्थात रात में भी सूर्य आपको नजर आएगा। तो कई बार आपसे प्रश्न आएगा कि मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहते हैं? 2 क्वेश्चन लेकिन अलग अलग है। एक क्वेश्चन है बेटा कि मध्य रात्रि के सूर्य, मध्य रात्रि के सूर्य का देश कौन है? तो आपका आंसर आएगा बेटा नॉर्वे, क्योंकि यहाँ आर्कटिक वृत्त से ऊपर होने के कारण रात को भी सूर्य दिखता है। लेकिन यही प्रश्न आ जाए कि मध्य रात्रि के सूर्य का द्वीप कौन सा है? ध्यान से सुनना,
मध्यरात्रि के सूर्य का द्वीप पूछे आपसे, तो ये जो द्वीपीय देश है आपके आइसलैंड, इसे मध्यरात्रि के सूर्य का द्वीप कहा जाता है। ध्यान से सुनना है इस बात को। अगर देश पूछता है तो कोई दिक्कत ही नहीं, नॉर्वे कोई कहते हैं और यही ज्यादा आता है। लेकिन अगर किसी एग्जाम में मध्यरात्रि के सूर्य का द्वीप आप किया जाता है तो आइसलैंड को कहते हैं। अब ये जो आइसलैंड है और ये नॉर्वे है, यहाँ पूरे साल सूर्य चमका, आपके 6 महीने तक सूर्य के दर्शन हुए। इसके अलावा ये नॉर्वे का तट जो है ये पूरा कटा-फटा है और ग्लेशियर के जलमग्न होने से इस तट का निर्माण हुआ है। और ग्लेशियर यानी कि हिमानी के जलमग्न होने से जो तट बनता है, उस तट को हम एक नाम से जानते हैं, याद हो तो आपको, फियोर्ड तट। नदी से बनता है तो रिया तट कहलाता है आपके, और हिमानी या ग्लेशियर से बनने वाले तट को किस नाम से जानते हैं, तो फियोर्ड तट कहते हैं। अब नॉर्वे में पूरे तट जो हैं, ये पूरे की कटे फटे तट जो हैं ये फियोर्ड यानी कि ग्लेशियर से बने हुए हैं। इसीलिए कई बार आएगा कि फियोर्ड तटों का देश किसको कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कि फियोर्ड तटों का देश किसको कहा जाता है, तो नॉर्वे को कहा जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा फियोर्ड तट भी आपको यही मिलेगा, जिसका नाम है सागिनी फियोर्ड। इसको लेक्चर वाले याद करें, पूछा गया है एक बार ये कि विश्व का सबसे बड़ा फियोर्ड कौन सा है, तो सागिनी फियोर्ड सबसे बड़ा है। क्लियर है कि मध्यरात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे है, मध्यरात्रि के सूर्य का द्वीप आइसलैंड है। यहाँ एक और क्वेश्चन याद कर सकते हैं कि इस आइसलैंड की राजधानी जो है ना वो है रिजवाकी। रिजवाकी। अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व की सबसे उत्तरतम राजधानी कौन सी है, किसी देश की राजधानी जो सबसे उत्तर में स्थित है, तो रिजवाकी है। विश्व की सबसे दक्षिणतम राजधानी न्यूजीलैंड की है, वेलिंगटन। सबसे उत्तरी राजधानी रिजवाकी, सबसे दक्षिणी राजधानी वेलिंगटन है। तो सबसे उत्तरी राजधानी के रूप में भी इसको याद करना है। एक और क्वेश्चन आइसलैंड में याद कर सकते हैं कि आपने ज्योग्राफी में जब ज्वालामुखी को पढ़ा होगा तो वहां आपने एक शब्द पढ़ा होगा गीजर या गैसर। ज्वालामुखी का गौण रूप होता है गैसर। जब ज्वालामुखी से लावा निकलना बंद हो जाता है तो उसके बाद उससे फव्वारे के रूप में पानी बाहर निकलता रहता है, उस स्थिति को हम गैसर कहते हैं। और विश्व के सबसे बड़े गैसर का नाम क्या है, तो ग्रांड गैसर आपके विश्व का सबसे बड़ा गैसर है। उत्तरी अमेरिका में आपने पढ़ा होगा ना, ओल्ड फेथफुल गैसर। इसी प्रकार सबसे बड़ा कौन सा है, तो ग्रांड गैसर। और ग्रांड गैसर कहाँ है, तो आइसलैंड में स्थित है। ये वाली बात क्लियर है। आइबेरियन प्रायद्वीप आपको याद हुआ होगा। आइबेरियन के अलावा आपको स्कैंडिनेविया का प्रायद्वीप भी याद हुआ होगा। और स्कैंडिनेविया के प्रायद्वीप के बाद अब हम बढ़ गए बेटा एक और द्वीप की ओर, ग्रेट ब्रिटेन। अब ये ग्रेट ब्रिटेन जो है आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करता होगा। कंफ्यूजन आज आपका पूरी तरीके से दूर कर लें कि आपने 3 शब्द सुने होंगे। कई बार आपके सामने एक शब्द आता है इंग्लैंड, कई बार आपके सामने शब्द आता है ग्रेट ब्रिटेन, और कई बार आपके सामने शब्द आता है यूनाइटेड किंगडम, शॉर्ट में आपके यूके मिलता है। क्या अंतर है तीनों में? तो पहली बात तो ये याद रखें कि यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा जो द्वीप है, यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो यही है। क्या नाम है, तो इस द्वीप का नाम, ये वाला द्वीप जो है ना यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, ये वाला। इस द्वीप का नाम क्या है, तो इसे कहते हैं बेटा ग्रेट ब्रिटेन। पहली चीज तो याद करें। तो यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़े द्वीप का नाम क्या है, तो ग्रेट ब्रिटेन। और ग्रेट ब्रिटेन के अंतर्गत टोटल 3 स्टेट बने हुए हैं। इधर एक छोटा सा स्टेट है यहाँ पे, इसे कहा जाता है, ग्रेट ब्रिटेन की बात कर रहा हूं, इस छोटे से स्टेट को तो कहा जाता है वेल्स। एक ऊपर वाला स्टेट है, इसे कहा जाता है स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड। और ये जो बचा आपके, ये इंग्लैंड कहलाता है। तो ग्रेट ब्रिटेन एक द्वीप है और इस द्वीप पर आपके यूके के 3 स्टेट हैं। कौन कौन से हैं, तो वेल्स, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड। या मैं कह सकता हूं कि ग्रेट ब्रिटेन का निर्माण वेल्स, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से मिलकर होता है। यानी कि इंग्लैंड जो है ग्रेट ब्रिटेन द्वीप का एक स्टेट आप कह सकते हैं इसे।
तो फिर यूनाइटेड किंगडम कब बनेगा? तो 3 स्टेट तो ये हो गए, इसके बगल में एक और द्वीप है और इस द्वीप का नाम क्या है? तो इस द्वीप का नाम है बेटा आयरलैंड। एमराल्ड द्वीप भी इसे कहते हैं, एमराल्ड घास की अधिकता के कारण। अब ये जो आयरलैंड है ना, इस आयरलैंड का जो सबसे ऊपरी पार्ट है, ये सबसे ऊपरी पार्ट जो है, इस सबसे ऊपरी पार्ट यानी कि ये वाला पार्ट जो है, इस पार्ट पे भी आपके इस देश का कब्जा है या इसका एक स्टेट आप इसे कह सकते हैं। तो जब हम ग्रेट ब्रिटेन में इस उत्तरी आयरलैंड को जोड़ देंगे तब ये 4 स्टेट वाला एक कंट्री बन जाएगा और उस कंट्री का नाम ही क्या है? आपके यूके या यूनाइटेड किंगडम। अब आपसे प्रश्न पूछता है कि ग्रेट ब्रिटेन में कौन शामिल? तो वेल्स, स्कॉटलैंड और इंग्लैंड है। यूनाइटेड किंगडम में शामिल कौन कौन है? तो इन 3 के अलावा उसमें उत्तरी आयरलैंड को जोड़ देना है और बाकी जो ये आयरलैंड का बाकी ये पार्ट बच गया, ये एक स्वतंत्र देश के रूप में जाना जाएगा और इसे आयरलैंड ही कहते हैं। दोनों के मध्य विवाद भी है, आयरलैंड कहता है कि इसको भी हमें देना चाहिए लेकिन नहीं दे रखा है, तो ये एक अलग देश बन जाएगा जिसे आयरलैंड कहेंगे। ये बातें आपके मेरे हिसाब से तो क्लियर होंगी कि यूनाइटेड किंगडम और उनके बीच क्या, आपको यूके, ग्रेट ब्रिटेन दोनों में क्या अंतर है। तो ये 4 शब्द इस स्लाइड में आपको समझने थे। आइबेरियन प्रायद्वीप, ये स्पेन और पुर्तगाल में आपने पढ़ा, स्पेन और पुर्तगाल में आपने पढ़ा। स्कैंडिनेविया का प्रायद्वीप नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड में आपने पढ़ा है। ग्रेट ब्रिटेन इस द्वीप का नाम है और ग्रेट ब्रिटेन में अगर मैं उत्तरी आयरलैंड को जोड़ देता हूं तब ये यूनाइटेड किंगडम बन जाता है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। यहां तक समझ में आ गई, तब हम आगे बढ़ें कि भाई यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर यानी कि पर्वत चोटी कौन सी है? तो भाई यूरोप महाद्वीप का सबसे फेमस पर्वत का नाम है आल्प्स पर्वत। जैसे कि उत्तरी अमेरिका में हमने पढ़ा था रॉकीज पर्वत सबसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी रॉकीज पर्वत पे नहीं थी, माउंट मैकिनले, वो आपके अलास्का श्रेणी में थी। उसी प्रकार यूरोप की सबसे ऊंची चोटी भी आल्प्स पर्वत पे नहीं होगी। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी का नाम जो है माउंट एल्ब्रुस के नाम से जानी जाएगी। 56-42 मीटर इसकी ऊंचाई है और ये आपके कैस्पियन सागर और काला सागर के मध्य में एक पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत जिसे कह सकते हैं, काकेशस पर्वत पे स्थित है। तो सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस काकेशस पर्वत पे है और सबसे लंबा पर्वत अगर पूछा जाए तो सबसे लंबा पर्वत यहाँ पे कौन है? तो यूराल है, जो एशिया और यूरोप के मध्य सीमा बना रहा है। सबसे बड़ी झील की बात करें तो लडोगा झील, जो कि रूस में स्थित है। जैसे सभी महाद्वीपों की हमने सबसे बड़ी नदी पढ़ी थी, अफ्रीका में नील थी, एशिया में यांगटिस क्यांग थी, उत्तरी अमेरिका में मिसिसिपी मिसौरी थी, दक्षिणी अमेरिका में हमने अमेजन को पढ़ा। ऐसे ही प्रश्न आए कि यूरोप महाद्वीप में सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बड़ा वोल्गा नदी सबसे लंबी है, लेकिन संपूर्ण संसार में ऐसी नदी जो परिवहन की दृष्टि से सबसे व्यस्त है, तो परिवहन की दृष्टि से व्यस्त नदी का नाम भी कई बार आपसे पूछेंगे, राइन नदी सबसे व्यस्त है। अब राइन नदी में परिवहन किसका होता है? कोयले का होता है, कोयला सबसे ज्यादा परिवहन होता है। कोयले के अधिक परिवहन के कारण इसको कोल नदी या काली नदी भी कहते हैं, याद रखना। राइन नदी उत्तरी सागर में अपना जल लेकर जाती है। संपूर्ण संसार में मात्र 1000 लोगों वाला देश जो पोप के साम्राज्य को स्वतंत्र बनाने के लिए इटली के बीच में बना दिया, तो विश्व का सबसे छोटा देश क्षेत्रफल में भी और जनसंख्या में भी कौन है? वेटिकन सिटी है। कहाँ है ये? इटली के बीच में स्थित है। तो ये सारे प्रश्न आपको याद रखने हैं कि यूरोप महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एल्ब्रुस काकेशस पर्वत पे है। लंबा पर्वत पूछेगा तो यूराल रहेगा, लंबी नदी पूछेगा तो वोल्गा रहेगा। सबसे बड़ी झील जो है वो आपके लडोगा रहेगी। परिवहन की दृष्टि से व्यस्त नदी का नाम अगर पूछा जाएगा तो राइन नदी सबसे व्यस्त थी। आगे बढ़ते हैं ऐसे ही कुछ प्रश्नों की ओर। भूमध्य सागर की कुंजी में आपको बता ही चुका हूं, जिब्राल्टर को कहते हैं, लेकिन यहां एक और याद कर लेना बेटा, अगर कुंजी आ जाए बाल्टिक सागर की, ये तो भूमध्य सागर की है, डेनमार्क की राजधानी है बेटा कोपेनहेगन, इसे बाल्टिक सागर की कुंजी कहते हैं। 2 प्रश्न ऐड कर लेना अपनी मेमोरी में
कि मध्यरात्रि के सूर्य का द्वीप तो आइसलैंड को कहते हैं, और बाल्टिक सागर की कुंजी जो है ना वो कोपेनहेगन को कहते हैं। लैंड ऑफ 1000 लेक्स अर्थात 1000 झीलों का देश किसे कहा जाता है? तो फिनलैंड को कहते हैं। स्कॉटलैंड की एक शहर है एबरडीन, इसे ग्रेनाइट सिटी कहते हैं, ग्रेनाइट का काम ज्यादा होने के कारण। अभी मैंने बताया कि आयरलैंड जो द्वीप है उस पे एमराल्ड घास पाई जाती है, इस कारण इसे एमराल्ड द्वीप के नाम से जानते हैं। ये आप सब जानते हैं कि मध्यरात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे है, लेकिन द्वीप की बात आ जाए तो ये याद करना है आपको, आइसलैंड को कहते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा फ्योर्ड जो मिलेंगे वो आपके नॉर्वे में मिलेंगे, तो तटों का देश कहते हैं। और विश्व में सबसे बड़ा फ्योर्ड अगर पूछा जाए तो सागिनी फ्योर्ड है, और ये भी कहाँ है आपका? तो नॉर्वे में है। यूरोप के खेल का मैदान कहते हैं बेटा स्विट्जरलैंड को, लगातार बसा हुआ शहर, 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? तो इटली की राजधानी रोम को कहा जाता है। इटली के किनारे पर एक सागर है एड्रियाटिक सागर, और उसके तट पर एक शहर है जिसे एड्रियाटिक की रानी कहते हैं। नाम क्या है? तो वेनिस को कहते हैं। जैसे भारत में सबसे लंबी नदी गंगा, सबसे पवित्र नदी गंगा, उसी प्रकार इटली की सबसे लंबी और सबसे पवित्र नदी का नाम है पो, तो इसे कहते हैं हम इटली की गंगा। तो इटली की गंगा किसे कहा जाता है? पो नदी को। भूमध्य सागर में एक ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी का नाम अगर पूछे आपसे तो स्ट्राम्बोली। अब इस स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी से हमेशा प्रज्वलित गैसें बाहर निकलती रहती हैं, तो ये रात्रि को भूमध्य सागर में प्रकाश उत्पन्न करता है। तो लाइटिंग पोल ऑफ मेडिटेरियन सी अर्थात भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो स्ट्राम्बोली को कहा जाता है। जैसे कि भारत और चीन के बीच मैकमोहन थी, भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ थी, उसी प्रकार इस जर्मनी की सीमा पोलैंड के साथ जो बनती है उसे तो हिडनबर्ग रेखा कहते हैं, और जर्मनी की फ्रांस के साथ जो बनती है वो मैगिनॉट रेखा के नाम से जानते हैं। आपसे दोनों रेखाएं याद करनी है। हिडनबर्ग रेखा जो है वो जर्मनी और पोलैंड के मध्य है, और मैगिनॉट जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा को कहा जाता है। मैंने कहा था आपसे कि दुनिया में जितने भी शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं वो सबके सब गेहूं की खेती के लिए फेमस हैं। चाहे उत्तरी अमेरिका का पेरी हो, तो दक्षिण अमेरिका का पंपास हो, चाहे अफ्रीका का वेल्ड हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया का डाउन्स हो। तो मध्य एशिया और यूरोप में पाए जाने वाले घास के मैदानों को क्या कहते हैं? तो स्टेपीज कहते हैं, और इन स्टेपीज घास के मैदानों में गेहूं की खेती होती है। और गेहूं की व्यापारिक खेती के लिए मध्य एशिया का एक देश यूरोप में भी है और यहाँ भी है, यूक्रेन। तो इसे विश्व की रोटी की डलिया के नाम से यूक्रेन को जानते हैं, याद रखना है। मैंने बताया शाश्वत नगर और 7 पहाड़ियों का नगर जो है रोम को कहते हैं, ये बात आपने पहले ही याद कर ली। अब ये जो आपके स्कैंडिनेविया का प्रायद्वीप था उसके 3 देश थे, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, और तीनों से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? तो आर्कटिक वृत्त गुजरता है। आर्कटिक वृत्त का मतलब 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। तो आर्कटिक वृत्त में कौन कौन से देश आते हैं कभी पूछा जाए तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड आर्कटिक वृत्त में शामिल देश हैं। बात आ गई यूरोप के प्रमुख पर्वतों की। तो यूरोप में अगर पर्वतों की हम बात करें आपसे, तो यूरोप के पर्वतों में सबसे प्रसिद्ध पर्वत जो है वो तो आप जानते होंगे बेटा कि कौन सा पर्वत सबसे फेमस है। तो विश्व के नवीन मोड़दार पर्वतों को हम अल्पाइन पर्वत कहते हैं। अल्पाइन पर्वत क्यों कहते हैं? कि इनका निर्माण एक जैसी प्रक्रिया से हुआ है, नवीन है, टर्सरी काल में इनका निर्माण हुआ है। जैसे उत्तरी अमेरिका में रॉकीज है, दक्षिण अमेरिका में एंडीज है, एशिया में आपके हिमालय है, अफ्रीका में एटलस पर्वत है, और उसी प्रकार यूरोप में आल्पस पर्वत है। अब आल्पस पर्वत के जैसे ही सभी का निर्माण हुआ है, इस कारण विश्व के नवीन मोड़दार पर्वतों को हम अल्पाइन पर्वत भी कहते हैं। ध्यान रखना क्यों कहते हैं? क्योंकि निर्माण प्रक्रिया आल्पस पर्वत के समान है सबकी। और आल्पस पर्वत जो है ना मुख्यतः, वैसे तो ये यहाँ तक फैला हुआ है, लेकिन मुख्यतः इसका विस्तार जो है फ्रांस और स्विट्जरलैंड में है। फ्रांस और स्विट्जरलैंड में है इस पर्वत का विस्तार। जैसे रॉकीज पर्वत में आपने एक गर्म पवन चलाई थी चिनूक, उसी प्रकार की गर्म पवन आपके आल्पस पर्वत पे भी चलेगी जिसका नाम फोन है।
अल्पस पर्वत पे चलने वाली गर्म पवन का नाम अगर पूछा जाए तो फोन गर्म पवन है, और यही एक ठंडी पवन भी चलेगी जिसका नाम मिस्ट्रल है। तो अल्पस पर्वत पे चलने वाली दो स्थानीय पवनों के नाम कभी आपसे पूछे जाए कि क्या है, तो गर्म तूफान और ठंडी मिस्ट्रल है। अल्पस पर्वत नवीन मोड़दार पर्वत है, हिमालय के समान पर्वत है, ऊंचाई भी ठीक ठाक है, लेकिन सबसे ऊंचा पर्वत नहीं है ये। इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछी जाए ना तो उसका नाम है माउंट ब्लांक, लगभग 4807 मीटर ऊंची है। अब अल्पस पर्वत की सबसे ऊंची पूछे तो बिल्कुल माउंट ब्लांक है, लेकिन यूरोप की सबसे ऊंची माउंट ब्लांक मत करना। निम्न में से गलत कथन का चयन करें तो गलत हो जाएगा ये कथन आपका, क्योंकि एल्ब्रुस है सबसे ऊंची। अल्पस पर्वत याद हुआ। अल्पस पर्वत के अलावा अगर इस महाद्वीप का सबसे लंबा पर्वत कभी आपसे पूछ लिया जाए तो इस महाद्वीप का सबसे लंबा पर्वत आपको यहां मिलेगा। तो इस महाद्वीप का सबसे लंबा पर्वत कौन सा है कभी पूछा जाए तो फिर आपको याद रखना होगा यूराल पर्वत सबसे लंबा है। अब यदि हमसे बात करें कि सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है, तो सबसे ऊंचे पर्वत की बात करें तो काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में यहाँ एक पर्वत है, ये सबसे ऊंचा पर्वत है। पर्वत का नाम क्या है तो काकेसस। काकेसस पर्वत सबसे ऊंचा है, और चोटी का नाम पूछे तो एल्ब्रुस। माउंट एल्ब्रुस सबसे ऊंची चोटी है, 5642 मीटर इसकी हाइट है, 5642 मीटर। तो पहला पर्वत पढ़ा हमने अल्पस पर्वत, जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम माउंट ब्लांक था। सबसे लंबा पर्वत यूराल पर्वत है, और सबसे ऊंचा पर्वत आपके काकेसस पर्वत काला सागर कैस्पियन सागर के बीच फैला हुआ है। एल्ब्रुस इसकी चोटी है, जो कि यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, जो कि ज्वालामुखी निर्मित है। अभी मैंने बताया कि फ्रांस और स्पेन की सीमा बनाने वाला पर्वत, फ्रांस और स्पेन की सीमा बनाने वाले इस पर्वत का नाम क्या है, तो फिर आपको बताना होगा पेरिनिज। पेरिनिज पर्वत जो है फ्रांस और स्पेन की सीमा बनाता है। और कभी आपसे एक पर्वत का नाम, ये इटली देश है और इटली देश में एक पर्वत है जिसका नाम है एपिनाइन पर्वत। पेरिनिज पर्वत ने तो स्पेन और फ्रांस की सीमा बनाई। इटली में पर्वत कौन सा है तो एपिनाइन है। और यदि आप इंग्लैंड में चले जाओगे तो यहां एक पर्वत है जिसका नाम है पिनाइन पर्वत। तीन नाम एक जैसे हैं, एक पेरिनिज है फ्रांस और स्पेन के बीच, पिनाइन इंग्लैंड का है, और एपिनाइन इटली का पर्वत है। उसके बाद मैं आपको जर्मनी में लेके आ गया, और जर्मनी में एक पर्वत का नाम था काले वन। काले वन पर्वत का नाम है बेटा ब्लैक फॉरेस्ट, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है। और एक पर्वत का नाम है हॉर्ज पर्वत। तो कई बार आता है एग्जाम में कि ब्लैक फॉरेस्ट और हॉर्ज पर्वत कहाँ के, तो जर्मनी के हैं। अब यदि हम फ्रांस में आ जाते हैं तो फ्रांस के पर्वतों में एक पर्वत का नाम तो जूरा पर्वत, और एक का नाम वास जेस पर्वत। जूरा और वासेस जो कहाँ के, तो फ्रांस के हैं। ये तो ऐसे पर्वत हैं जो हर विद्यार्थी को याद होने चाहिए, ध्यान से सुन लें। पिनाइन इंग्लैंड का है, एपिनाइन इटली का है, पेरिनिज फ्रांस और स्पेन की सीमा बना रहा है, ब्लैक फॉरेस्ट और हॉर्ज पर्वत जर्मनी के हैं, जूरा और वासेस जो हैं आपके फ्रांस के पर्वत हैं, काला सागर कैस्पियन सागर के बीच काकेसस पर्वत जो कि सबसे ऊंचा एल्ब्रुस चोटी रखता है, लंबा पर्वत पूछे तो यूराल पर्वत है, और हिमालय के समान नवीन मोड़दार पर्वत पूछे तो आल्पस। अब आल्पस के नाम से यहाँ और भी पर्वत मिलेंगे, ध्यान रखना। यहाँ पे आपको बेविरियन आल्पस भी मिलेगा, डिनारिक आल्पस भी मिलेगा, लेकिन एक आल्पस को छोड़ देना बस। केवल एक आल्पस अगर कभी आपके एग्जाम में आ जाए कि दक्षिणी आल्पस, तो दक्षिणी आल्पस जो है ना ये आपके यूरोप महाद्वीप का नहीं है। आता है कई बार एग्जाम में, आरपीएससी ने भी एसआई की एग्जाम में पूछा था। तो दक्षिणी आल्पस पर्वत जो है ना न्यूजीलैंड का है, और बाकी आल्पस आए, दिनारिक आल्पस आए, बेविरियन आल्पस आए, सब के सब आल्पस के नाम के पर्वत जो हैं वो आपके कहाँ हैं तो यूरोप महाद्वीप में हैं। आल्पस पर्वत का निर्माण यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट के आपसी टकराव से हुआ है, ये बात भी आपको याद रखनी है। देख लें एक बार सभी पर्वतों को हम। पहला पर्वत आपके आल्पस फ्रांस और स्विट्जरलैंड में मुख्यतः इसका विस्तार है।
इसका सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो माउंट ब्लांक है। कहाँ स्थित है? तो फ्रांस में। ऊंचाई लगभग 4810 मीटर है। काकेशस पर्वत जो है सोवियत संघ, भूतपूर्व सोवियत संघ के देश जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान में स्थित है। सर्वोच्च चोटी इसकी माउंट एल्ब्रूस है और ये ज्वालामुखी निर्मित है। यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची है और 5642 मीटर ऊंचा है, 5642 मीटर। जूरा और वास्यस की जब बात करोगे आप, तो जूरा और वास्यस दोनों फ्रांस के हैं। अब ये जूरा पर्वत जो है ना, इस जूरा पर्वत से रोन नदी निकलती है। फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा बनाता है कौन सा पर्वत? जूरा पर्वत। वास्यस पर्वत की बात करें तो फ्रांस और जर्मनी के मध्य को अलग करेगा। तो फ्रांस और स्विट्जरलैंड की सीमा पे तो जूरा पर्वत है और फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर आपके वास्यस पर्वत है। आप तो केवल इतना याद करें कि जूरा और वास्यस जो है फ्रांस के पर्वत हैं। सेंट्रल मैसिव भी फ्रांस का पर्वत है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है। पेरेनिज क्यों आता है? क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। प्रश्न आएगा कि किन दो देशों की सीमा आपस में बनाता है? तो फ्रांस और स्पेन की सीमा बनाने वाला एक पर्वत है। यूराल आपको इसलिए याद करना है कि यह यूरोप महाद्वीप का सबसे लंबा पर्वत है। ब्लैक फॉरेस्ट इसलिए याद करना है कि इसको हिंदी में काले वन कहते हैं और इस हिंदी में काले वन वाले पर्वत से दुनिया की सबसे व्यस्त नदी निकलती है, जिसका नाम क्या? राइन। पेरिनीज, पिनाइन और एपिनाइन तीनों को अलग अलग याद करना। पेरिनीज फ्रांस और स्पेन में, पिनाइन इंग्लैंड का और एपिनाइन इटली का पर्वत है। ये बात भी आपको क्लियर याद होनी चाहिए। एपिनाइन कहाँ का है? इटली का है। हॉर्ज पर्वत जर्मनी का, मैं अभी बता ही चुका आपको। बाल्कन जो है ना, बल्गेरिया जो देश है वहां पे है। कार्पेथियन पर्वत जो है आपके, ये बाल्टिक जो देश है, नीचे की ओर, सॉरी बाल्टिक देश नहीं, आपके बाल्कन प्रायद्वीप के जो देश हैं बाल्कन के, वहां पे स्थित हैं। डिनारिक, अल्पस आ जाए, अल्पस आ जाए, सबके सब यूरोप में देने हैं। और कैम्ब्रियन पर्वत जो है आपका कहाँ का है? तो ग्रेट ब्रिटेन में स्थित है। ये सारे के सारे पर्वत आपको खासकर 4-5 पर्वतों के नाम याद करने हैं। दोबारा से सुन लें, कंफ्यूज नहीं होना है पर्वतों में, कि अगर पर्वत वाला प्रश्न हमारे सामने आता है तो कौन कौन हमको याद करने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पर्वत आप जानते होंगे, फ्रांस और स्पेन वाला आपको एक तो ये याद करना था, एक तो आल्प्स पर्वत को याद करना था, फ्रांस और स्विट्जरलैंड वाला। एक फ्रांस स्पेन की सीमा पे पेरिनीज पर्वत को याद करना था। इसके बाद आपको काला सागर और कैस्पियन सागर के बीच में काकेशस पर्वत याद करना था। लंबा पर्वत कौन सा था? तो यूराल पर्वत सबसे लंबा था। इसके बाद पिनाइन इंग्लैंड का है, एपिनाइन इटली का है, ब्लैक फॉरेस्ट और हॉर्ज जर्मनी के हैं, और जूरा और वास्यस जो है आपके फ्रांस के पर्वत हैं। ये आपको याद करने थे। अगर आपके पर्वत क्लियर हुए तो अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। यूरोप की प्रमुख नदियां। नदी की हमेशा क्वेश्चन जो है मुहाने के बारे में आता है या कोई विशेष बात होती है तो उस पर आता है। तो यदि हम यूरोप की बात करते हैं तो यूरोप और एशिया के बीच एक नदी ने, मैंने अभी आपसे सीमा बनवाई थी कि एक नदी यहाँ से बहकर इस तरीके से यहाँ से आके इस कैस्पियन सागर में अपना जल ले जाती है। नदी का नाम क्या है? तो पहली नदी जो आपको बहानी है उसका नाम है यूराल नदी। आपसे प्रश्न आएगा कि यूराल नदी अपना जल कहाँ लेकर जाती है? तो कैस्पियन सागर में जाती है। और यही इस कैस्पियन सागर में एक और नदी को आपको इधर से निकालकर इस तरीके से इलाका डाल देना है। ये नदी क्या है? तो इस नदी का नाम फिर आपको लिखना होगा। ये नदी है बेटा आपकी वोल्गा नदी। केवल 2 क्वेश्चन याद करने हैं कि यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वोल्गा नदी है। वोल्गा नदी अपना जल कहाँ लेकर जाती है? तो विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कैस्पियन सागर में। या मैं आपसे पूछूं कि कैस्पियन सागर में कौन कौन सी नदियां जल डालती हैं? तो यूराल नदी और वोल्गा नदी। दुनिया में सबसे ज्यादा देशों से होकर बहने वाली नदी लगभग जर्मनी से बहना शुरू होगी और जर्मनी से बहते हुए इस तरीके से बहते हुए आते हुए यहां अपना जल डालेगी। लंबी तो नहीं है यूरोप की है, लेकिन अगर पूछे कि विश्व में सर्वाधिक देशों से होकर बहने वाली नदी का नाम क्या है? तो डैन्यूब नदी है। डैन्यूब नदी अपना पानी कहाँ लेकर जाती है? तो फिर आपको याद करना होगा काला सागर में जाती है। आपसे प्रश्न पूछे कि विश्व में सर्वाधिक देशों से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो डैन्यूब। लगभग ये 10 देशों से बहती है।
डैन्यूब के अलावा इस काले सागर में कुछ और नदियां, छोटी नदियां भी अपना जल डालती हैं, जिनमें एक नदी का नाम था डॉन, एक का नाम है नीपर और एक का नाम है निस्टर। डॉन, नीपर, निस्टर नदियां भी अपना जल काला सागर में ले जाती हैं। डैन्यूब नदी भी अपना जल काला सागर में ले जाती है। जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से एक नदी निकालना और नदी को बहाते हुए, ब्लैक फॉरेस्ट से निकलने के बाद नदी को बहाते हुए आप ऊपर की ओर ले जाके यहाँ अपना जल डलवा देना। नदी का नाम अगर पूछे तो नदी का नाम है बेटा राइन नदी। पहला क्वेश्चन होगा कि राइन नदी अपना पानी कहाँ लेकर जाती है, तो पानी तो बेटा इस सागर में लेके गई, उत्तरी सागर में। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से निकली, जर्मनी के कोयला उत्पादक क्षेत्र रूर क्षेत्र से होकर बहती है और कोयला उत्पादक क्षेत्र से बहने के कारण कोयले का परिवहन बहुत ज्यादा होता है। तो परिवहन की दृष्टि से संपूर्ण संसार की सबसे व्यस्त नदी कौन सी है, तो राइन नदी है। कोयले का परिवहन अधिक होने के कारण इसको कोल नदी भी कहते हैं। उत्तरी सागर में अपना जल ले जाती है और इसके किनारे पर एक बंदरगाह है यहाँ पे, और बंदरगाह का नाम क्या है, रोटरडम बंदरगाह, जो कि यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। इस राइन नदी के अलावा एक और नदी आपको उत्तरी सागर में बहा कर ले जानी है, छोटी सी नदी है लेकिन जाएगी यहीं पे, और इस नदी का नाम क्या है, तो एल्ब नदी है। तो एल्ब और राइन ने अपना उत्तरी सागर में डाला पानी। अब यदि हम फ्रांस में आ जाते हैं तो फ्रांस से एक नदी बहकर नीचे की ओर भूमध्य सागर में जाएगी और इस नदी का नाम क्या है, तो नदी का नाम है रोन नदी, रोन नदी। लेकिन फ्रांस की राजधानी का नाम पेरिस था और पेरिस एक नदी के किनारे स्थित है जो अपना पानी उत्तरी सागर में लेके जा रही है, और इस नदी का नाम क्या है, तो सीन नदी आपका है नाम है, सीन नदी। प्रश्न आएगा कि फ्रांस की राजधानी पेरिस, जिसे विश्व की फैशन की राजधानी भी आप कहते हैं, ये पेरिस किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो आपको बताना होगा सीन नदी के किनारे है। सीन नदी अपना पानी कहाँ लेकर जाती है, तो इंग्लिश चैनल में अपना पानी लेकर जाती है। यह है आपका इटली, और इटली से एक नदी बहाकर आपको भूमध्य सागर में लानी है इस तरीके से, और नदी का नाम क्या है, तो नदी का नाम है टाइबर नदी। क्यों याद करनी है कि इटली की राजधानी का नाम है रोम। इटली की राजधानी रोम किस नदी के तट पे बसी हुई है, तो टाइबर नदी पे। वेटिकन सिटी किस नदी के तट पे है, तो टाइबर नदी के तट पे है। लेकिन इटली की सबसे महत्वपूर्ण नदी अगर पूछी आपसे, तो इटली की सबसे महत्वपूर्ण नदी इस तरीके से बहकर एड्रियाटिक सागर में अपना पानी डालेगी। ये इटली की सबसे लंबी भी है, सबसे पवित्र भी है, इसीलिए हमने कह दिया इसे इटली की गंगा। अगर पूछे कि इटली की गंगा किसे कहते हैं, तो पो नदी को कहते हैं। लेकिन रोम किस नदी के किनारे, तो टाइबर नदी के। इसी प्रकार इंग्लैंड की राजधानी लंदन, और लंदन जिस नदी के किनारे बसा हुआ है उस नदी का नाम अगर पूछे कभी आपसे, तो उस नदी का नाम है थेल्स नदी, जो कि उत्तरी सागर में अपना जल डालती है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नदी हैं जो आपको याद रखनी है। दोबारा देख लें एक बार। वोल्गा और यूराल नदी ने तो कैस्पियन सागर में अपना पानी डाला। डैन्यूब, डॉन, नीपर, निस्टर ने काला सागर में डाला। राइन और एल्ब नदी उत्तरी सागर में जाके गिरेंगी। रोन नदी फ्रांस की है जो कि आपके भूमध्य सागर में आती है। सीन नदी फ्रांस की है जो कि इंग्लिश चैनल में गई। टाइबर भूमध्य सागर में जाएगी, रोम इसके किनारे। इटली की गंगा पोको कहते हैं जो एड्रियाटिक सागर में अपना पानी लेकर जाती है, और लंदन थेल्स नदी के किनारे स्थित है। ये सब नदियों के बारे में बात थी, आपको सारी की सारी याद रखनी है। देखते चले एक बार। वोल्गा का मुहाना कैस्पियन सागर में, और ये यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी थी इसलिए हमें याद करनी थी। यूराल नदी भी अपना पानी कैस्पियन सागर में, याद इसलिए करनी है कि यूरोप और एशिया के मध्य सीमा बनाने का काम करती है। थेल्स नदी इंग्लैंड की है, उत्तरी सागर में जाएगी, इसके किनारे पर लंदन बसा हुआ है, ये याद करना था। डैन्यूब नदी अपना पानी कहाँ ले जाती है, तो काला सागर में। दुनिया में सर्वाधिक देशों से बहने वाली नदी डैन्यूब नदी है। रोन फ्रांस की नदी है जो भूमध्य सागर में जाती है, और इस नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ है लियोन, जो कि सिल्क उत्पादन के लिए जाना जाता है। लेकिन फ्रांस की राजधानी सीन नदी के किनारे है,
और ये इंग्लिश चैनल में अपना पानी लीक कर जाती है। राइन नदी उत्तरी सागर में जाएगी, लेकिन आपको क्यों याद करना है, कोयले के अधिक परिवहन के कारण तो इसको कोयला नदी कहते हैं। इसके किनारे पर कौन बसा हुआ है, तो रॉटरडम, जो कि नीदरलैंड का एक बंदरगाह है और परिवहन की दृष्टि से संपूर्ण संसार की सबसे व्यस्त नदी है। उत्तरी सागर में एक और नदी को गिरा देना, एल्ब नदी को। इटली की गंगा पो नदी को कहते हैं, जो कि एड्रियाटिक सागर में अपना पानी लीक कर जाती है। लेकिन इटली की राजधानी टाइबर नदी के किनारे है, जो भूमध्य सागर में जारी है। डैन्यूब के अलावा काला सागर में और कौन कौन जाती है, तो नीपर, निस्टर और डॉन नदियां भी अपना पानी काला सागर में डालती हैं। ये सब चीजें आपको याद रखनी है। अब मैंने आपसे कहा कि डैन्यूब नदी सबसे ज्यादा देशों से बहती है और विश्व में सबसे ज्यादा राजधानी शहर भी इसी के किनारे बसे हुए हैं। तो कौन कौन बसे हुए हैं इसके किनारे, तो ये जो रोमानिया की राजधानी बुखारेस्ट जो है, ये आपके इसी के किनारे बसा हुआ है। बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है, जो कि डैन्यूब नदी के किनारे है। ऑस्ट्रिया की राजधानी आपकी वियना इसी के किनारे है। और ब्रिगेड जो है यूगोस्लाविया की राजधानी, ये भी इसी के किनारे बसी हुई है। तो 4 राजधानी शहर भी इसके किनारे बसे हुए हैं। लंदन जो है थेल्स नदी के किनारे था, लेकिन इंग्लैंड की सबसे बड़ी नदी अगर पूछ लिया तो क्या नाम है उसका, सेबर्स नदी सबसे लंबी थी। ये वाली चीजें मैं आपको कई सारी बता चुका हूं कि इस आयरलैंड द्वीप में एक आपके गैसर है, जैसे गर्म पानी बाहर निकलता है, उसी का नाम क्या है, ग्रांड गैसर है। यह एक छोटा सा देश है। छोटे से देश का नाम क्या है, तो यहाँ एक छोटा सा ये जो पाल्टन है, यहाँ पे उत्तरी सागर के तट पे 3 छोटे छोटे देश हैं, नीदरलैंड, बेल्जियम और लक्जमबर्ग। नीदरलैंड, बेल्जियम और लक्जमबर्ग, इन तीनों को मिलाकर हम बेनेलक्स के रूप में जानते हैं। एक संगठन बना लिया तीनों ने। अब ये तीनों जो देश है ना, इनकी स्थिति क्या है बेटा, ये तीनों देश जो है छोटे छोटे देश हैं और इनकी भूमि जो है ना सागर से भी नीचे है, तो इसे निम्न भूमि के देश भी कहते हैं। अब निम्न भूमि के देशों में क्या हुआ कि सागर का तल ऊंचा है और इनकी भूमि नीची है, तो पानी समुद्र का इधर आ जाएगा। तो समुद्र के किनारे इन्होंने दीवार बना रखी है और दीवार बनाकर इन्होंने ये जमीन को जो बचा रखा है, इस जमीन को ही किस नाम से जानते हैं, तो पोल्डर कहते हैं। और बनाने के लिए जो समुद्र में दीवार खींची है, इस दीवार को ही डाइक के रूप में जानते हैं। तो ये 2 शब्द कई बार आपके सामने आएंगे कि नीदरलैंड में पोल्डर तो क्या है, समुद्र से प्राप्त की गई भूमि का नाम है। और भूमि प्राप्त करने के लिए समुद्र के भीतर जो दीवार बनाई थी उसे डाइक कहते हैं। उत्तरी सागर में जलमग्न चबूतरा, जिस पर बहुत सारी घासें हो गई और उस घास के कारण वहां पे बहुत सारे मछली उत्पादन का केंद्र है। तो आपसे केवल इतना पूछेगा कि ये डोगर बैंक जो है किस महासागर में स्थित है, तो उत्तरी सागर में है। डोगर बैंक क्यों फेमस है, तो मछली उत्पादन के लिए फेमस है। जैसे आपने जॉर्जे बैंक पढ़ा था उत्तरी अटलांटिक महासागर में, उसी प्रकार डोगर बैंक भी मछली उत्पादन के रूप में, जलमग्न तट को ही बैंक कहते हैं। पहली बात तो याद रखें। प्रश्न है कि डोगर बैंक कहाँ है, तो उत्तरी सागर में। क्यों फेमस है, मछली उत्पादन के लिए। अब यूरोप से 3 देश अलग हुए थे और उन तीनों देशों ने मिलाकर अपना एक संगठन बना लिया। बाल्टिक सागर के तट पे थे, इस कारण हमने उन्हें बाल्टिक देश कहा है। प्रश्न ये आएगा कि बाल्टिक देशों में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो बेटा एक देश तो ये वाला है बाल्टिक सागर के तट पे, दूसरा देश आपके इसी के बिल्कुल लगा हुआ ये वाला देश है, और तीसरा इसी के किनारे लगा हुआ एक और देश आपको ये वाला है। ये तीनों देश जो है ना, इनको सम्मिलित रूप से हम बाल्टिक देश कहते हैं। अब ये बाल्टिक देश में कौन कौन से देश शामिल हैं, तो ऊपर वाले देश का नाम तो है एस्टोनिया, दूसरे वाले देश का नाम है लटाविया और तीसरे वाले का, पहले भूतपूर्व सोवियत संघ का पार्ट थे, अलग होने के बाद इन्होंने अपना एक संगठन बना लिया और संगठन का नाम बाल्टिक देश रख दिया है।
प्रश्न केवल एक ही आएगा कि बाल्टिक देशों में कौन कौन से देश शामिल हैं। तो एस्टोनिया, लटाविया और लिथुआनिया को सम्मिलित रूप से बाल्टिक देश कहते हैं। तीन छोटे छोटे देश मैंने अभी आपको पढ़ाए थे इधर की साइड आके, ये उत्तरी सागर के तट पे ये वाले तीन देश थे। इन तीनों देशों ने एक संगठन बनाया, तीनों देशों के शुरुआती नाम के अक्षरों को लेकर हमने इसका नाम रख दिया बेनेलक्स। आपसे पूछेगा कि बेनेलक्स में कौन कौन से हैं, तो बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्समबर्ग, याद रखें। बेल्जियम, नीदरलैंड और लक्समबर्ग को मिलाकर हम किस नाम से जानते हैं, बेनेलक्स के नाम से। और बाल्टिक देशों में कौन कौन शामिल हैं, एस्टोनिया, लटाविया और लिथुआनिया हैं। तो ये बात भी क्रम से आपको याद होनी चाहिए। कई बार हम जलवायु की जब चर्चा करते हैं तो बहुत बार आपके चर्चा में आता है कि ये जो भूमध्य सागर है, इस भूमध्य सागर के तट पर जो जलवायु पाई जाती है, तो पहला क्वेश्चन तो यह आता है कि विश्व के किस जलवायु प्रदेश का निर्माण वायु दाब की पेटियों के स्थानांतरण के कारण हुआ है। तो वायु दाब की पेटियों के ऊपर और नीचे स्थानांतरण के कारण विश्व की कौन सी जलवायु बनी है, तो भूमध्य सागरीय जलवायु। अब ये भूमध्य सागरीय जलवायु भूमध्य सागर के तट पे तो मिलेगी, लेकिन 30 से 45 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में बाकी जगह भी मिलेगी है। कहाँ मिलती है, 30 से 45 डिग्री के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में मिलेगी। और इन्हीं अक्षांशों में जब आप जाओगे तो उत्तरी अमेरिका में तो कैलिफोर्निया, दक्षिणी अमेरिका में मध्य चिली, अफ्रीका का दक्षिणी भाग और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग में भी भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार यहाँ अगर मैं संकेत का प्रयोग करूं तो CS का प्रयोग किया है। C का मतलब शीतोष्ण कटिबंधीय और S का वर्षा से लिया। ऐसा प्रदेश जहाँ वर्षा जो है ना बेटा शीतकाल में होती है, वहाँ S का प्रयोग होता है। तो पहला क्वेश्चन तो याद करना था कि भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश का निर्माण वायु दाब की पेटियों के खिसकाव के कारण हुआ है। दूसरा प्रश्न याद करना था कि ये एक ऐसा जलवायु प्रदेश है जहां वर्षा ग्रीष्म काल में नहीं होती है, वर्षा ग्रीष्म काल में नहीं होती है, बल्कि वर्षा कब होती है, शीतकाल में होती है। तो किस जलवायु प्रदेश में वर्षा शीतकाल में होती है, भूमध्य सागर में होती है। और ये जो जलवायु प्रदेश है विश्व में खट्टे फलों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। खट्टे फल आपके मौसमी जो प्रजाति के फल हैं, मौसमी, नारंगी, माल्टा, नींबू, अंगूर, ये बहुत ज़्यादा पैदा होते हैं। फल ज़्यादा पैदा होने के कारण विश्व का फलोद्यान, ध्यान से सुनना, विश्व का फलोद्यान किसको कहते हैं, तो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी थी। बोलो क्लियर है फलोद्यान वाला मार्ग। अब आता है कि सभी महाद्वीपों के हमने सबसे लंबे रेल मार्ग पढ़े ही, याद हो तो आपको। तो इस महाद्वीप का भी सबसे लंबा रेल मार्ग है, उसका नाम याद करो पहले तो, ट्रांस ओरिएंटल रेल मार्ग। क्या नाम है, ट्रांस ओरिएंटल रेल मार्ग। और ट्रांस ओरिएंटल रेल मार्ग जो है फ्रांस की राजधानी से तो शुरू कर दो, फ्रांस की राजधानी बेटा ये रही, और यहाँ से लेकर एशिया और यूरोप दोनों महाद्वीपों का एक देश जो आपने सुना होगा टर्की, दोनों के बीच फैला हुआ है। उस टर्की देश से कि यहाँ एक छोटा सा द्वीप है, उस द्वीप तक ये जाएगी इस्तांबुल तक। तो एक रेल मार्ग जो कि इस यूरोप महाद्वीप में इस तरीके से चलते चलते आएगा। रेल मार्ग का नाम क्या है, तो पार महाद्वीप ही है तो ट्रांस आएगा, और नाम क्या है तो ओरिएंटल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में खासकर फर्स्ट ग्रेड में कई बार आता है, ये ध्यान रखना। तो यूरोप महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, ट्रांस ओरिएंटल रेल मार्ग यूरोप महाद्वीप का सबसे लंबा रेल मार्ग है। दूसरा प्रश्न आएगा कि इसके टर्मिनल क्या हैं, यानी कि कहां से कहां तक जाता है, तो फ्रांस की राजधानी से शुरू होता है जिसका नाम तो आप सब जानते होंगे, पेरिस से। पेरिस से शुरू होता है और टर्की के एक शहर इस्तांबुल तक जाता है। इस्तांबुल को पहले कुस्तुनतुनिया भी कहते थे, ध्यान रखना। वर्तमान में इस्तांबुल को लो, पहले इसका नाम कुस्तुनतुनिया है। तो पेरिस से कुस्तुनतुनिया तक जाता है। ट्रांस ओरिएंटल रेल मार्ग आपको याद रखना था। लंबा रेल मार्ग याद हुआ, गोटा नहर। ये स्वीडन में एक झील है,
ये स्वीडन देश है पूरा की पूरा आपके, और स्वीडन में एक झील है जिसका नाम है वेटर्न झील, उसको बाल्टिक सागर से जोड़ने का काम करती है। तो वेटर्न झील को बाल्टिक सागर से जोड़ने वाली झील का नाम क्या है, तो आपकी स्वीडन में चलती है गोटा नहर। 7 पहाड़ियों का देश या शहर जो है आपको रोम को कहते हैं, ये मैं कई बार आपको बता चुका हूँ। देखो मैनचेस्टर सूती वस्त्र के लिए फेमस होता है, और सूती वस्त्र इटली में मिलान में जाता है, तो मिलान को तो इटली का मैनचेस्टर कहते हैं। और डेट्राइट जो है ऑटोमोबाइल उद्योग के लिए, और ये कौन है, तो तुरीन जो है इटली में, ये डेट्राइट कहलाता है। इटली का मैनचेस्टर मिलान को कहते हैं, और डेट्राइट आपके तुरीन को कहा जाता है। आओ आगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आता है एग्जाम में, कि यूरोप विश्व का एकमात्र महाद्वीप है जहां कोई भी मरुस्थल नहीं पाया जाता है। पूरा घना बसा हुआ महाद्वीप है, किसी प्रकार का कोई मरुस्थल यहाँ नहीं मिलेगा। तो बिना मरुस्थल वाला महाद्वीप कौन सा, तो यूरोप महाद्वीप है। इटली अंगूर और जैतून के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि ये भूमध्य सागर के तट पे है। हंगरी में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को पुस्ताज कहा जाता है। डेनमार्क जो है ना उत्तरी सागर के तट पे है, और इसका पूरा की पूरा जो अर्थव्यवस्था है वो पशुपालन पे निर्भर करती है। पशुधन से जो दूध उत्पादन होता है उसका पैकिंग का सामान ये बेचते हैं, तो डेयरी उद्योग के लिए फेमस है। मैनचेस्टर को तो आप जानते हैं इंग्लैंड में है, और सूती वस्त्र के लिए फेमस है इंग्लैंड में एक और शहर है ग्लासगो, ये जलयान निर्माण का महत्वपूर्ण केंद्र है, याद रखना। तो इंग्लैंड में मैनचेस्टर तो सूती वस्त्र का हो गया, ग्लासगो आपके जलयान निर्माण का हो गया, और इंग्लैंड में ही अगर जाओगे तो एक और आपके आगे पढ़ेंगे हम, बर्मिंघम, सबसे बड़ा औद्योगिक प्रदेश है। तुला कहाँ है, तो रूस में है। तुला को रूस का क्या कहा जाता है, पिट्सबर्ग, और पिट्सबर्ग यूएसए में है, लोहा इस्पात का महत्वपूर्ण केंद्र है। तो रूस का लोहा इस्पात का महत्वपूर्ण केंद्र कौन हो गया, तुला। और इवानोवो रूस में सूती वस्त्र के उत्पादन के लिए जाना जाता है। तो रूस का मैनचेस्टर वेरी इंपॉर्टेंट, किसको कहते हैं, इवानोवो को कहते हैं। रूस का पिट्सबर्ग किसको कहते हैं, तुला को कहते हैं। रूर प्रदेश कहाँ है, तो जर्मनी में है, और ये किसके उत्पादन के लिए फेमस है, कोयला उत्पादन के लिए। लॉरेंची तो फ्रांस में है, लेकिन ये लोहा उत्पादन के लिए फेमस है, कई बार एग्जाम में। तो रूर जर्मनी में कोयला जानता है, लोरेन में आपके लोहा इसकी ज्यादा होता है। किरूना और गेलावेरा जो खान है ये स्वीडन में है, और ये दोनों किसकी खान है, तो लोहा एस की खान है। किरूना भी और गेलावेरा भी लोहे की महत्वपूर्ण खान है, ये बात भी आपको याद रखनी है। आओ आगे, अगर आप यूक्रेन में जाओगे तो यूक्रेन में क्रिवोई रोग जो है लोहा उत्पादन के लिए जानी जाएगी। देखो लोहा उत्पादन में लोरेन फ्रांस का हो गया, किरूना और गेलावेरा स्वीडन की हो गई, और क्रिवोई रोग जो खाने हैं ये आपकी यूक्रेन की हो गई। इटली में लैम्बार्डी क्षेत्र जो है ये बिल्कुल समतल मैदानी प्रदेश है, और यहाँ ज्यादा कॉ पैदा होता है, तो चावल उत्पादन के लिए जाना जाता है। आल्प्स पर्वत पर स्विट्जरलैंड ने एक सुरंग बना दी, सुरंग का नाम आपको याद करना है, गोटहार्ड सुरंग, जो कि आल्प्स पर्वत पे स्थित है और विश्व की लंबी सुरंगों में से एक है। यह प्रश्न एसएससी कई बार पूछ चुकी है कि विश्व का ऐसा शहर जो 5 सागरों के मिलन स्थल पे स्थित है, 1-2 नहीं बल्कि 5 सागर जहां आपस में मिलते हैं। तो मास्को रूस की राजधानी 5 सागरों के मिलन पर है। कौन कौन से सागर हैं, कैस्पियन सागर, काला सागर, बाल्टिक सागर, श्वेत सागर और लडोगा झील के तट पे स्थित है। कोपेनहेगन को बाल्टिक सागर की कुंजी कहते हैं, ये मैं पढ़ा ही चुका हूं आपको। और आयरलैंड, ये गलत लिखा हुआ है थोड़ा सा, आयरलैंड को मध्यरात्रि के सूर्य का द्वीप कहते हैं, ये भी आप जानते हैं। पेरिस को फैशन की राजधानी, ये भी हो गया। संपूर्ण विश्व में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले किस देश से होती है, तो इंग्लैंड से होती है। ये याद करना है, कई बार आता है एग्जाम में कि बर्मिंघम जो है इंग्लैंड का औद्योगिक प्रदेश है, और उद्योगों की चिमनियों से काला धुआं निकलता है, इस कारण यहाँ प्रदूषण भी ज्यादा होगा। प्रदूषण के कारण पूरा चित्र काला नजर आता है, प्रदूषण ज्यादा होने के कारण। तो एग्जाम में एक बार आरएस प्री में आया था कि काला प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है, तो बर्मिंघम को जाना जाता है, ये बात आपको याद करनी है। भाई 1990 में आपकी पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी मिलकर एक हो गए थे। देखो जर्मनी मिलकर एक 1990 में हुए, और 91 में रूस का विघटन हो गया, 1 साल बाद ही। स्विट्जरलैंड में जिनेवा और जूरा पर्वत घड़ी उत्पादन के लिए जाने जाते हैं, ये बात आपको याद करनी है। और लास्ट, फ्रांस में अंगूर के उद्यान बहुत ज्यादा होते हैं, और अंगूर से यहाँ क्या बनाई जाती है, तो शराब बनाई जाती है। और यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा बंदरगाह मैंने बताया था रॉटरडम, जो कि राइन नदी के मुहाने पर स्थित है। तो ये था आपके यूरोप महाद्वीप,
सभी प्रकार के प्रश्न जो किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं सबके सब आपके हल करवाए हैं। इस क्लास को लेकर आप इसको लेक्चर ज्योग्राफी तक की एग्जाम दे सकते हैं। फिर भी अगर कोई डाउट आपके मन में रह गया हो तो कमेंट्स करके जरूर बताया करें। सभी को राम राम, शुभ रात्रि।